हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। आप सभी लोग ठीक होंगे। और इससे पहले वाली क्लास में हमने प्रकाश के बारे में पढ़ा था और लास्ट वाली डेफिनेशन थी दर्पण। दर्पण में हमने समतल दर्पण के बारे में पढ़ा था और गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ा नहीं था और डेफिनेशन भी नहीं लिखी थी। आज हम गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ेंगे कि गोलीय दर्पण हमारे कितने प्रकार के होते हैं। हमारा जो गोलीय दर्पण होता है ये दो प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। नंबर एक अवतल दर्पण होता है, नंबर दो उत्तल दर्पण। यानी गोलीय दर्पण के दो प्रकार होते हैं। गोलीय दर्पण के प्रकार गोलीय दर्पण कितने प्रकार का? दो प्रकार का। नंबर एक अवतल दर्पण, नंबर दो क्या है? उत्तल दर्पण। दो इसके प्रकार होते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों हम ये देखेंगे गोलीय दर्पण का अवतल दर्पण क्या होता है और फिर देखेंगे उत्तल दर्पण क्या होता है। तो अवतल दर्पण के बारे में देखते हैं कि अवतल दर्पण हमारा क्या है। तो सबसे पहले अवतल दर्पण देखेंगे। अवतल दर्पण जो होता है उसका ग्राफ इस हिसाब से बनता है और इसमें क्या होता है कि इसके उभरे हुए पृष्ठ पर लाल ऑक्साइड का लेप होता है। उभरा तल है उस पर क्या होता है? लाल ऑक्साइड। कैसे क्या बोलते हैं? लाल ऑक्साइड का लेप, ऑक्साइड का लेप बोलते हैं। और दबे हुए तल को हम क्या कहते हैं? परावर्तन तल। परावर्तन तल। तो यहाँ पे ये कह सकते हैं कि अवतल दर्पण क्या है कि वह दर्पण जिसके उभरे हुए सिरे पर लाल ऑक्साइड का लेप हो और दबे हुए तल को हम परावर्तन तल कहते हैं। यानी अवतल दर्पण की जो डेफिनेशन बनती है कि वह दर्पण जिसके उभरे हुए सिरे पर लाल ऑक्साइड का लेप हो और दबा हुआ तल परावर्तन तल हो, उस दर्पण को हम अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है ना। अब इसके आगे चलते हैं उत्तल दर्पण की। उत्तल दर्पण क्या होता है? उत्तल दर्पण का ग्राफ ऐसे बनता है। इसमें ये दबा हुआ पृष्ठ होता है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि दबे हुए तल यानी लाल ऑक्साइड का लेप लगा होता है। क्या? लाल ऑक्साइड का लेप, ऑक्साइड का लेप। और उभरे हुए तल को परावर्तन तल कहते हैं। परावर्तन तल कहते हैं। तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि वह दर्पण जिसके उभरे हुए सिरे पर परावर्तन तल हो और दबे हुए तल पर लाल ऑक्साइड का लेप हो तो वो दर्पण उत्तल दर्पण होता है। यानी वह दर्पण जिसके निचले या दबे सिरे पर लाल ऑक्साइड का लेप और उभरा सिरा कैसा हो? परावर्तक तल हो, तो वो दर्पण हमारा उत्तल दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। तो दोस्तों दो कंडीशनें थी, एक था अवतल दर्पण, दूसरा था उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है? वे दर्पण जिसके उभरे हुए तल पर लाल ऑक्साइड का लेप हो, दबा तल परावर्तक तल हो, वो दर्पण हमारा अवतल दर्पण कहलाता है। उत्तल दर्पण क्या होता है? वे दर्पण जिसके उभरा हुआ तल या कह सकते हैं वे दर्पण जिसके दबे हुए तल पर लाल ऑक्साइड का लेप और उभरा तल परावर्तक तल हो, वो उत्तल दर्पण कहलाता है। अब इसके आगे दोस्तों पढ़ते हैं चिन्ह परिपात के नियम। इसके आगे हेडिंग क्या है? दर्पणों से दूरियां नापने की निर्देशांक ज्यामिति। यानी दर्पणों की दूरियां नापने की निर्देशांक ज्यामिति। तो यहाँ पे कह सकते हैं इसके कुछ नियम हैं। पहला नियम क्या होता है? पहला नियम जो है इसमें कह सकते हैं कि जितनी भी प्रकाश की किरणें होती हैं दर्पण के सदैव बाईं ओर से डाली जाती हैं। पहला नियम क्या है कि जितनी भी प्रकाश की किरणें डाली जाती हैं वो सदैव दर्पण के बाईं ओर से डाली जाती हैं। दूसरा नियम क्या है कि जब आपतित प्रकाश की किरण दर्पण पर पड़ती है, अगर वो आपतित की दिशा में ही रहे तो धनात्मक कहलाएगी। अगर आपतित किरण के विपरीत दिशा में हो जाए तो वो हमारी नेगेटिव कहलाएगी प्रकाश की किरण। यानी अगर आपतित किरण की दिशा में रहे तो धनात्मक, अगर इसकी विपरीत दिशा में जाए तो ऋणात्मक। और भी नियम होता है कि जो अगर हम उत्तल दर्पण मान के चलें, अवतल दर्पण मान के चलें, चिन्ह पर काटेंगे, अगर
हम इधर आपतित करें किरण, ये वीक ना आए, अगर इधर की डायरेक्शन में रहे तो हमारी धनात्मक कहलाएगी। क्या कहलाएगी? धनात्मक कहलाएगी, धनात्मक। अगर इसके विपरीत में वापस हो जाए या परावर्तित हो जाए तो ऋणात्मक कहलाएगी। क्या कहलाएगी? ऋणात्मक कहलाएगी। अगर मुख्य अक्ष के नीचे की बात करें, नीचे की जो किरण होगी वो कैसी होगी? सदैव ऋणात्मक होगी। अगर मुख्य अक्ष के ऊपर की बात करें तो वो सदैव हमारी कैसी होगी? धनात्मक होगी। ओके, ये क्या था? चिन्ह परिपाटी नियम था। क्या था? चिन्ह परिपाटी नियम था। अब इसके आगे बढ़ते हैं। गोली दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। गोली दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम 3 ही होते हैं। नंबर 1 बता, नंबर 1 क्या होता है? हेडिंग क्या है? गोली दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम, ये हेडिंग है। और थोड़ी इसमें भाषा, पहले जब कुछ थोड़ी भाषा, ये एक दर्पण है आवतल, आवतल दर्पण है। उस दर्पण का ध्रुव, ये ध्रुव होता है जिसे P कहते हैं, ये इसका फोकस होता है, F कहते हैं। ये इसका क्या होता है? वक्रता है। तो यहाँ पे ये बात आती है कि ध्रुव किसे कहते हैं, तो समझ लेना कायदे से। नंबर 1 यहाँ पे पॉइंट क्या है? ध्रुव। ध्रुव क्या होता है? तो यहाँ पे ये कह सकते हैं जैसे M1 M2 क्या है? एक अवतल दर्पण है। इस अवतल दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। कोई पूछे ध्रुव क्या है तो क्या बताओगे? दर्पण के मध्य बिंदु को हम ध्रुव कहते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। सेकेंड कंडीशन क्या है? सेकेंड में कहता है फोकस। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि दर्पण के ध्रुव और फोकस तक के दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं, जिसे F से प्रदर्शित करते हैं, यानी फोकस दूरी। फिर बात आती है इसकी वक्रता केंद्र की। 3rd नंबर पे वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या होता है? दर्पण के, यानी एक कांच का खोखला गोला होता है, उस गोले को जिस केंद्र से काटा जाता है वो उस दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है, जिसे हम C से प्रदर्शित करते हैं। अब बात आती है मुख्य अक्ष की। दर्पण का मुख्य अक्ष क्या होता है? जिसे प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। मुख्य अक्ष क्या होता है? तो यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। और इसके आगे थोड़ा चलते हैं कि गोलीय दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनाने के लिए। तो प्रतिबिंब बनाने का नियम क्या है? प्रतिबिंब बनाने के सिर्फ 3 ही नियम है यहाँ पे, और तीनों नियम को देखते हैं। इसमें क्या होता है कि एक अवतल दर्पण, ये अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष होता है। एक अवतल दर्पण है, इस दर्पण का मुख्य अक्ष। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि जो पहली प्रकाश की किरण चलती है, कहने का मतलब क्या है? पहली प्रकाश की किरण ये कैसी है? प्रकाश की किरण है कैसी? मुख्य अक्ष के समांतर, यानी मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण अवतल दर्पण की परावर्तन तल, जिसे n मान लिया, अवतल दर्पण के परावर्तन तल से टकराई और वो फोकस से होकर निकल गई। फोकस यहाँ पर, फोकस से होकर निकल गई, है ना। पहली प्रकाश की किरण क्या थी कि पहली जो प्रकाश की किरण थी वो हमारी क्या थी कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण अवतल दर्पण के परावर्तन तल n से टकराकर फोकस से होकर सीधी निकल जाती है। ये किसमें होता है? ये हमारे अवतल दर्पण में होता है। अब हम बात करते हैं किसकी? उत्तल दर्पण की। उत्तल दर्पण में क्या होता है? इसका विपरीत ही ग्राफ बनेगा। अब उत्तल दर्पण का जैसे ग्राफ इस हिसाब से बनता है, ये उत्तल दर्पण के लिए ग्राफ है। इसमें क्या होगा? इसमें जो प्रकाश की किरण है कैसे जाएगी? ये प्रकाश की किरण गई कैसे? ये उत्तल दर्पण के कैसे हैं? उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर है। जब मुख्य अक्ष के समांतर होगी, कहने का मतलब ये मुख्य अक्ष के समांतर गई, जिसे यहाँ पे तुम्हारा क्या होता है? P होता है, ठीक है ना। ये फोकस F होता है,
ये क्या है, ध्रुव यानी वक्रता केंद्र, जिसे हम C से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जब ये प्रकाश की किरण गई तो इसके फोकस से क्या हुआ, इसके फोकस से आती हुई प्रतीत हुई, फोकस से आती हुई प्रतीत हुई। तो यहाँ पे ये कह सकते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण उत्तल दर्पण के परावर्तन तल से, कहाँ से, उत्तल दर्पण के परावर्तन तल से टकराकर वो फोकस से आती हुई प्रतीत हुई। तो ये हमारी उत्तल दर्पण के लिए फर्स्ट कंडीशन थी। अब हम देखते हैं सेकंड कंडीशन किसके लिए, सेकंड कंडीशन यानी फर्स्ट कंडीशन किसके लिए, उत्तल दर्पण के लिए। अब हम सेकंड कंडीशन किसके लिए पढ़ते हैं, प्रतिबिंब बनाने की सेकंड कंडीशन अवतल दर्पण की। अब देखो इसमें क्या होगा, सेकंड कंडीशन में क्या होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण, एक क्या है अवतल दर्पण, ये इसका मुख्य अक्ष होता है, इसमें क्या है फोकस है, ये वक्रता केंद्र है, ये प्रकाश की किरण इसकी फोकस से होती हुई गई, उत्तल दर्पण के परावर्तन तल से टकराई और ये मुख्य अक्ष के समांतर हुई। तो यहाँ पे क्या बनेगा, CP कहते हैं। यानी जो सेकंड नियम है, सेकंड नियम में क्या है कि अवतल दर्पण के फोकस से होकर आने वाले प्रकाश की किरण अवतल दर्पण के परावर्तन तल से टकराकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये क्या है, द्वितीय नियम के अनुसार है, ये हमारी अवतल दर्पण का ये नियम है द्वितीय। अब उत्तल दर्पण की अगर हम बात करें तो उत्तल दर्पण में क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण में क्या हुआ, ये क्या है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण इससे प्रकाश की किरण ये गई, जैसे ही गई ये इसका फोकस होता है, ये इसका वक्रता केंद्र होता है, यहाँ से टकराई, जब टकराई तो ये क्या हुआ, फोकस की तरफ जाती हुई प्रतीत, फोकस की तरफ जाती हुई प्रतीत हुई। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, मुझ यानी ये मुख्य अक्ष है, क्या है मुख्य अक्ष, तो कह सकते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश की किरण है वो परावर्तन तल से फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत हुई। तो ये नियम क्या था, दूसरा नियम था किसके लिए, उत्तल दर्पण के लिए। अब तीसरे नियम की हम बात करते हैं, तीसरा नियम क्या होता है, तीसरा जो नियम होता है वो क्या है, अवतल दर्पण के लिए तीसरा नियम देखते हैं। एक ही अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, इस अवतल दर्पण में क्या हुआ, अब अवतल दर्पण जैसे इसका ये ध्रुव क्या है P और ये क्या है फोकस, गलत कर वहां से, और ये क्या है वक्रता केंद्र। अब यहाँ से देखो पहले हमारी कहाँ से प्रकाश की किरणें जा रही थी, फोकस से जा रही थी, कहीं आ रही थी। अब लेकिन प्रकाश की किरण कहाँ से जाएगी, अब जो प्रकाश की किरण है वो वक्रता केंद्र से जाएगी, कहाँ से जाएगी, वक्रता केंद्र से। कहने का मतलब जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र के से गई, वक्रता केंद्र से होते हुए गई और वो परावर्तन तल से टकराई और वो उसी मार्ग में वापस लौट गई, तो ये कह सकते हैं कि तृतीय नियम में हम क्या कह सकते हैं, जो तृतीय नियम है उसमें ये कह सकते हैं कि अवतल दर्पण में जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होती हुई आई, अवतल दर्पण के परावर्तन तल से टकराई, पुनः वह उसी मार्ग में वापस लौट गई, जिसे हम ये प्रतिबिंब बनाने का तीसरा नियम बोलते हैं अवतल के लिए। अब उत्तर की बात करते हैं, उत्तर में क्या बनेगा, यानी अभी जा रहे थे वक्रता केंद्र की ओर, अब क्या होगी, वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत होगी, किसके लिए, उत्तर के लिए। ये क्या है उत्तल दर्पण, ये इसका ध्रुव होता है P, ये फोकस होता है, ये क्या वक्रता केंद्र, ये प्रकाश की किरण किधर से, इधर से, ये ऊपर से परावर्तन तल से टकराई और ये क्या है वक्रता केंद्र से है, और इससे क्या हुआ, ये प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत हुई। कहने का मतलब क्या है कि अवतल दर्पण यानी उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश की किरण
ये कह सकते हैं कि अवतल दर्पण में दर्पण के प्रवर्तन तल से तल की ओर वक्रता केंद्र से आने वाले प्रकाश की किरण कैसी है, आती हुई प्रतीत होती है, आती हुई प्रतीत होती है। ये दोस्तों हमारे दर्पण से संबंधित यानी गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं इससे पहले थी, और ये दर्पण यानी गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के कुछ नियम थे। तो यहाँ पे एक 6 प्रॉपर्टी थी। कहने का मतलब यह है कि गोलीय दर्पण की प्रॉपर्टी तो 3 ही है, लेकिन यहाँ पे एक उत्तल के लिए तो एक अवतल के लिए है। तो ऐसे हमारी 6 प्रॉपर्टी बनी। तो दोस्तों आप सभी लोगों को समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो बार बार इसे वीडियो को रिपीट करना और जोरदारी से वीडियो को देखना और अपने एग्जाम की बेहतर तैयारी करना। और जल्दी से ही सेकेंड क्लास में आएंगे और आप लोगों को अगली जो हेडिंग आएगी वो अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम बताएंगे। फिर इसके आगे जो आएगी वो उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम बताएंगे दोस्तों। और यहीं से निवाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार दोस्तों।